स्टोरी 19 मई 2025 को स्टार्ट होती है। एक डार्क और अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर एक टाइड अप बंदा डेस्परेटली पूछता है कि सोल्जर उसके साथ क्या करने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पैनिक करते आदमी की तरफ नीचे देखता है जब गन उसके फेस पर पॉइंट किया हुआ होता है। एक स्विफ्ट वायलेंट मूव में प्रोटैगनिस्ट बिना हेजिटेशन स्ट्राइक करता है। फिर वो गन इस्तेमाल करके प्रिजनर का हाथ एक सिंगल ब्लो में स्मैश कर देता है। हॉस्टेज अगोनी में चिल्लाता है अपने क्रश्ड हैंड पर, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उसे कॉन्टेम्प्ट और इरिटेशन के साथ देखता रहता है। प्रोटैगनिस्ट का नाम है जैंग चन और वो हॉस्टेज को पैथेटिक लूजर बुलाता है। जैंग उसे थ्रेटन करता है, कहता है कि वो इवेंचुअली बात करेगा तो अभी कॉन्फेस कर ले, लेकिन उसका कोलीग उसे कट कर देता है। पार्टनर कैप्टन को बोलता है कि पीछे हट जाओ क्योंकि इस लेवल की इंटेरोगेशन रूल्स के अगेंस्ट है। फ्यूरियस होकर जैंग चन चिल्लाता है कि उसे रूल्स की बिल्कुल परवाह नहीं है और पूछता है कि क्या उसके ब्रदर्स बेकार में मरे थे। वो डिक्लेयर करता है कि जिस स्कमबैग को वो ढूंढ रहे हैं वो इसी बिल्डिंग में है और आज ही उसे खत्म करेगा। फिर प्रोटैगनिस्ट हॉस्टेज को बालों से पकड़ता है और पासवर्ड डिमांड करता है टॉप फ्लोर के लिए एक क्विक एग्जिट के बदले। प्रिजनर सिर्फ चुपचाप रो लेता है, एक शब्द नहीं बोलता पासवर्ड के बारे में। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट और सोल्जर एक मैसिव डोर पर पहुंचते हैं अपर फ्लोर पर। डोर के पास आते ही जैंग चन का पार्टनर पासवर्ड टाइप करता है जो उन्होंने समहाउ मैनेज करके लिया था। देखकर कि पैनल बस्टेड है, कैप्टन जैंग अपने पार्टनर को कहता है कवर करो। एक पावरफुल किक के साथ प्रोटैगनिस्ट इजीली डोर डेमोलिश कर देता है। अंदर एक आदमी व्हाइट सूट में उनका वेलकम करता है, कहता है कि वो फाइनली आ गए। ब्लॉन्ड मैन कामली कहता है कि कैप्टन जियांग ने उसे काफी वेट करवाया। मॉकिंग स्मर्क के साथ जैंग चन बोलता है कि लगता है यंग मास्टर चेन उससे मिलने के लिए ईगर था। यह सुनकर जैंग फ्यूरियस हो जाता है, रेड ऑरा फ्लेयर करते हुए, और पूछता है कि क्या उस आदमी की विश है सोने की। फिर कहता है कि वो उसे अपने हाथों से पकड़ेगा और डॉग्स को खिलाएगा। लेकिन मास्टर चेन बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। वो हंसने लगता है और स्मग ग्रिन के साथ पूछता है कि क्या जैंग को लगता है कि उसने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया। जैंग चन चिल्लाता है और कहता है बैकअप रास्ते में है। ब्लॉन्ड मैन सीरियस होकर कामली बोलता है कि कैप्टन गलत समझ रहा है। फिर वो कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि कोई बैकअप आने वाला ही नहीं है। उसी वक्त एक गन प्रोटैगनिस्ट के सिर के पीछे लग जाता है और वो शॉक में रह जाता है। गन पकड़कर खड़ा होता है उसका खुद का पार्टनर जो उससे माफी मांगता है। ब्लॉन्ड मैन स्कॉफ करता है और कहता है कि जैंग सिर्फ मसल है, दिमाग नहीं, और अगले जन्म में उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त होगा। कैप्टन अपने एक्स पार्टनर की तरफ गुस्से और बिट्रेल से देखता है। रेड आइज के साथ जैंग उस ट्रेटर को कर्ज करता है, उसे स्कमबैग बुलाता है। एक स्विफ्ट मूव में वो ट्रेटर की गन ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे रोक देता है। अचानक एक गन शॉट गूंजता है और कैप्टन शॉक में फ्रीज हो जाता है। ग्राउंड पर गिरते हुए उसे समझ आता है कि ये सब एक बड़ा ट्रैप था शुरू से ही। वो रियलाइज करता है कि ये एम्बुश ड्रैगन फोर्स टीम को वाइप आउट करने के लिए था। जियांग बिटरली रिग्रेट करता है कि उसने इन्फॉर्मेंट को पहले खत्म नहीं किया। अपनी लाइफ ईविल से फाइट करते हुए गुजार दी, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि एनिमी उसके बिल्कुल पास था। जमीन पर पड़े हुए, बेयरली हैंगिंग ऑन, सोल्जर विश करता है कि वो सब दोबारा कर सके। वो स्वेयर करता है कि अगर वो रीबॉर्न हो सकता तो सबको खत्म करके अपना फेट चेंज करता, लेकिन उसे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, जैसे कोई डू ओवर मिल ही नहीं सकता। सडनली एक मिस्टीरियस वॉइस उसे क्लासमेट बुलाती है और पूछती है कि वो ठीक है। एक लड़का ग्लासेस पहने हुए कंसर्न के साथ उसकी तरफ देखता है, जब प्रोटैगनिस्ट अभी भी डेज्ड है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो शॉक हो जाता है देखकर कि वो एक यंग स्टूडेंट के बॉडी में है। क्लासमेट डिफेंसिव हो जाता है, बोलता है कि वो परवर्ट नहीं है, सिर्फ ये लगा कि वो अजीब तरीके से स्पेस्ड आउट खड़ा था। अभी भी कंफ्यूज्ड, जैंग चन पूछता है कि क्या वो स्टूडेंट है,
और लड़का कंफर्म करता है बिना समझे क्वेश्चन। हमारा हीरो उससे पकड़ के चिल्लाता है कि ये हाइड आउट है, लेकिन किड कहता है कि ये स्कूल है। लड़का रिप्लाई करता है कि आज अप्रैल 13 है 2015, और दूसरे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं, उसे वियर्डो बोलते हैं, और प्रोटैगनिस्ट डेट देखकर स्टन्ड हो जाता है। वो सिंह के अगेंस्ट लीन करके ये प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि वो टाइम ट्रैवल कर गया है। अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में देखकर उसे फाइनली समझ आता है कि वो समहाउ रीबॉर्न हो गया है। शॉक्ड होकर रियलाइज करता है कि उसे 10 साल पास्ट में भेज दिया गया है। अपने फेस पर एक स्लैप मार के कंफर्म करता है कि ये ड्रीम नहीं है। एक सिनिस्टर ग्रिन के साथ रियलाइज करता है कि अब ये उसकी न्यू रियलिटी है। जिंदा होने का मतलब है कि अब उसके एनिमीज ही ट्रैजिक एंड मिलेंगे। तभी 3 गर्ल्स हॉलवे में वॉक करते हुए जाती है और एक वैरायटी शो के बारे में बात कर रही होती है। पर्पल हेयर वाली गर्ल उसे देख लेती है और सस्पिशियस हो जाती है। वो उसे कॉन्फ्रंट करती है और पर्व बोलती है, क्लियर करती है कि वो उसकी तारीफ नहीं कर रही थी। गर्ल्स उसे ग्रोस समझ के, क्योंकि वो बस स्टैंडिंग था नोज ब्लीड के साथ, शावर्स की तरफ निकल जाती है। उन्हें देखते हुए प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि आज 13 अप्रैल है। उसके दिमाग में एक टेरिबल सीन फ्लैश होता है, एक स्लिपर और एक बॉल फ्लोर पर। उसकी मेमोरी में पर्पल हेड गर्ल बाथरूम फ्लोर पर लाइफलेस पड़ी थी। एक सिनिस्टर सुंजन डब्ल्यू स्टाइल ग्लेयर के साथ डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ आज से रीराइट करेगा। फिर वो 2 गर्ल्स की बात सुनता है जो टॉवल्स में है और स्कूल गेट पर एक क्रीप के बारे में डिस्कस कर रही होती है। प्रोटैगनिस्ट लॉकर रूम का डोर नॉक करता है और उनका अटेंशन खींचता है। जैन पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकता है पानी लेने। वो एक्सप्लेन करता है कि क्लासरूम बिल्डिंग में पानी खत्म हो गया है और अपनी एम्प्टी बॉटल दिखाता है। गर्ल स्कूल को कंप्लेन करती है और उसे वार्न करती है कि इधर उधर न देखे। जब वो अपनी बॉटल फिल कर रहा होता है, सोल्जर अपना प्लान एक्सिक्यूट करना शुरू करता है। उसे याद है कि यही वही एग्जैक्ट प्लेस था जहां ट्रेजेडी पास्ट में हुई थी। इसलिए वो टाइम चेक करने का डिसाइड करता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज कंफर्म करनी है। रेड 1:15, और वो सोचता है कि कॉवर्डाइज कोइंसिडेंसेस क्रिएट करती है। अचानक एक गर्ल भागकर बाहर आती है और चिल्लाती है कि शावर्स में एक पीपिंग टॉम है। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे उसने पहले याद किया था। उस क्रीप को भागते देखकर उसे समझ आ जाता है कि ट्रेजेडी का दिन फाइनली आ गया है। उसे याद आता है कि उस वक्त क्लॉक एग्जैक्टली 1:15 दिखाता था आफ्टरनून में। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती हैं और वो तैयार होता है सिचुएशन को हेड ऑन फेस करने के लिए। ये वही मोमेंट था जिसने कभी उसकी डेस्टिनी डिसाइड की थी, और अब वो सब कुछ बदलने वाला है। फ्लैशबैक दिखाता है 12 अप्रैल 2015, जब स्कूल में एक क्राइम हुआ था। उस दिन एक क्रीप लॉकर रूम में घुस आया था और जब वो स्पॉट हुआ तो पैनिक करके भाग गया। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उसके पास चांस था ट्रेजेडी को रोकने का, लेकिन डेस्परेट क्रिमिनल कुछ भी करने को तैयार था बचने के लिए। उसका पास्ट सेल्फ पूरी तरह फ्रीज हो गया था, रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उसने सिर्फ ओवरवेलमिंग फियर फील किया, फ्लोर पर कावर करके बैठा रहा। करेज ही नहीं था इंटरफेयर करने का। इंट्रूडर फिर बाथरूम में घुस गया और एक लड़की पर अटैक किया जो शावर ले रही थी। विक्टिम स्कूल छोड़कर ट्रांसफर हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। बाकी सब लोग केस को भूल गए, पर यह हमेशा उसको हॉन्ट करता रहा। आखिर में उसने स्कूल छोड़ दिया और आर्मी ज्वाइन कर ली। स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद वो एक रूथलेस सोल्जर बन गया। उसे कई बार डिसिप्लिन तोड़ने के लिए वार्न किया गया, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी फेड नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आता था कि कैसे घटिया लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके खुद नॉर्मल जिंदगी जीते रहते हैं। धीरे धीरे वो और ज्यादा मर्सिलेस हो गया अपने एनिमीज के साथ। इसी वजह से प्रोटैगनिस्ट एक फियरसम लोन वुल्फ के नाम से जाना जाने लगा। वापस प्रेजेंट में
एक लड़की चिल्लाती है कि इंट्रूडर को भागने मत दो। हमारा हीरो सोचता है कि उसे चेन शियाओं के पीछे जाना चाहिए, पर उसके लिए और चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल फिर सबको नाइफ से थ्रेटन करता है, बोलता है पीछे हट जाओ। पर प्रोटैगनिस्ट पहले अपने पास्ट लाइफ के कुछ रिग्रेट्स को करेक्ट करना चाहता है। उसका मानना है कि स्कम के साथ बेस्ट वे डील करने का सिर्फ एक है, वायलेंस। जैंग अपने आप से कहता है कि इस बार वो सक्सीड नहीं होगा। फिर हमारा हीरो सबको चिल्लाकर कहता है कि रास्ते से हट जाओ, और बिना एक सेकंड हेजिटेट किए चार्ज करता है। वो अपनी वाटर बॉटल थग पर फेंकता है, बॉटल टूट जाती है और पानी हर तरफ स्प्लैश हो जाता है। इंट्रूडर हर्ट हो जाता है और चिल्लाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, पर उसके रिएक्ट करने से पहले ही थग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अभी हुआ क्या। उसकी आंखों में रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है अप्रोचिंग प्रोटैगनिस्ट का, और रिएक्ट करने से पहले ही हमारा हीरो हवा में लीप करता है एक पावरफुल अटैक के लिए। एक डेवस्टेटिंग किक के साथ वो थग के हेड पर मर्सिलेसली निशाना बनाता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि आदमी वायलेंटली वॉल से टकरा जाता है। ग्राउंड पर गिरने के बाद भी क्रिमिनल दर्द से कराह रहा होता है, लेकिन अभी भी नाइफ टाइट पकड़ रखा है। जैंग को शॉक लगता है कि इतना पावरफुल हिट खाने के बाद भी वो अभी कॉन्शियस है। फिर वो अपना टाई लूजन करता है और सोचता है कि उसका करंट बॉडी और ज्यादा ट्रेनिंग डिमांड करती है। क्रिमिनल उठकर गालियां देता है और रेज में नाइफ उठाकर चिल्लाता है कि वो अब हीरो का काम तमाम कर देगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट इजीली उसके ब्लो को डॉज कर लेता है। अटैकर पूरी तरह स्टन रह जाता है। हीरो तुरंत उसका रिस्ट पकड़ लेता है, ब्लेड को रोक देता है, फिर एक प्रेसाइज किक से उसका आर्म तोड़ देता है। नाइफ गिर जाता है, लेकिन यहीं पर वो रुकता नहीं और फास्ट और ब्रूटल ब्लोज की एक सीरीज अनलीश कर देता है। इंट्रूडर का फेस पूरा ब्रूस्ड हो जाता है और उसके सामने अपनी लाइफ फ्लैश होने लगती है। आखिर में क्रिमिनल फ्लोर पर गिरता है, कंप्लीटली नॉकड आउट हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट उस थग को ग्राउंड पर ग्रोन करते हुए देखता है। कोल्ड स्टेयर के साथ वो जीरो कंपैशन दिखाता है। प्योर फ्यूरी के साथ उसकी आंखों में वो चिल्लाता है, यू स्कमबैग, और फिर एक और अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। बिना हेजिटेशन के वो डाउन्ड इंट्रूडर को रिलेंटलेसली पंच करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक ब्रूटल ब्लोज उसके फेस पर गिरते हैं, बिना उसे डिफेंड करने का चांस दिए। जैम फिर उसके बालों को पकड़ के खींचता है, डिस्गस्ट और कॉन्टेम्प्ट के एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों न गुजर जाए, इस चेहरे को देखकर अभी भी उसे घिन आती है। तभी एक फीमेल वॉइस उसे बुलाती है, क्लासमेट, और उसका रेज ब्रेक हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से उस लड़की की तरफ टर्न करता है। पर्पल हेयर वाली यंग वुमन उसे वार्न करती है कि अगर वो उसे मारते रहा तो वो फॉरएवर बॉक्स, कब्रिस्तान में भेज देगा। हीरो उसे देखकर फाइनली याद कर लेता है कि वो कौन है और चुप हो जाता है। हीरो बनकर भी एक्ट करने के बाद लड़की कहती है कि उसे ऐसे घूरना बंद करो। ब्लशिंग फेस के साथ वो बोलती है कि पूरी सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग है। प्रोटैगनिस्ट कुछ देर उसे ऑब्जर्व करता है, प्रोसेस करता है जो अभी अभी हुआ। तभी कॉप्स आ जाते हैं, सायरन्स ब्लेयरिंग। प्रिजनर टॉयलेट मांगता है, लेकिन एक कॉप उसे शटअप कर देता है। फिर एक ओल्डर ऑफिसर आगे आता है और हीरो की टेक डाउन टेक्निक की तारीफ करता है। फिर पूछता है कि क्या उसने कभी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। एमसी रिप्लाई करता है कि उसने सब कुछ सिर्फ टीवी पर फ्लैशी मूव्स देखकर सीखा है। कॉप स्केप्टिकल होता है और कहता है, नॉट इवन बीट कॉप्स इतना सिर्फ टीवी से नहीं सीख सकते। टेस्ट करने के लिए ऑफिसर क्विक हैंड मूवमेंट करता है ताकि उसे ऑफ गार्ड पकड़ सके, और कहता है, टीवी ने यह भी सिखाया है क्या? लेकिन एमसी तुरंत रिएक्ट करता है, अटैक स्टॉप कर देता है सिर्फ एक ग्लेयर से। उस वक्त उसकी आंखें इंटेंसली रेड ग्लो करती है और वो ऑफिसर को बोलता है कि एक सिविलियन को चोक करना प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। कॉप एमसी की किलर ऑरा देखकर शॉक में आ जाता है और सोचता है कि ये लड़का आखिर है कौन।
तभी एक औरत ऑफिसर का हाथ पकड़कर रोक देती है। ये वही पर्पल हेड लड़की होती है जो पहले उसके लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि वो उसके बिहाफ में टेस्टिफाई कर सकती है। लेकिन वो एमसी की तरफ देखकर बोलती है कि उसे थग को इतना बैडली रफ अप करने की जरूरत नहीं थी। हीरो स्पीचलेस रह जाता है, बस सब प्रोसेस करता है। कुछ घंटों बाद रात को हीरो अपनी ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो स्टेयर्स चढ़कर अपने घर का डोर कामली खोलता है। अंदर उसकी मां होती है जो पीछे से खड़ी होती है। हीरो कहता है, मॉम, मेन आ गया। वो गुस्से से टर्न करके कहती है कि वो लेट क्यों आया। लेक्चर देते हुए कहती है कि वो दिन ब दिन और बिगड़ रहा है और बोलती है कि जाकर अपने हाथ धो ले। हीरो की आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो इमोशनल टोन में उसे बुलाता है। फिर बिना सोचे समझे उसे पीछे से हग कर लेता है। मां शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि क्या रास्ते में किसी ने उसे तंग किया। फिर मां एक बड़ा डिनर बनाती है। टेबल पर बैठे हुए मां कहती है कि उसका बेटा अजीब लग रहा है। पूछती है क्या वो ठीक है। वो सोचती है शायद स्कूल का प्रेशर है, पर एमसी कहता है सब ठीक है। हीरो प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसकी बात सुनेगा, पर मां कहती है नॉनसेंस बंद करो। स्माइल करते हुए कहती है कि बस स्कूल खत्म करो और एक अच्छी जॉब ले लो। हीरो सोचता है कि ये वही तरह से मां उसे लेक्चर देती थी जब वो जिंदा थी। विंडो से चांद देखकर हीरो एक लंबी थॉटफुल सा लेता है। बेड पर लेटे हुए वो उन दिनों को मिस करता है जब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। वो रिफ्लेक्ट करता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए सिंपल हैप्पीनेस ही सब कुछ डिमांड करती है, लेकिन इविल लोग के लिए उस हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होता है। अपना फिस्ट क्लेंच करके वो डिसाइड करता है कि इस सेकंड चांस के साथ वो दुनिया बदलेगा। फैमिली फोटो को देखकर वो स्वेयर करता है कि अब वो कोई रिग्रेट पीछे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एमसी स्कूल जाता है जैसे एक नॉर्मल दिन हो। एंट्रांस पर एक ओल्ड मैन उसे ग्रीट करता है, लिटिल रास्कल। रास्ते में कुछ लड़कियां कमेंट करती है कि वो हैंडसम लग रहा है। एक टीचर भी आता है और कहता है प्रिंसिपल उसे अवार्ड देने वाला है। यंग मैन सरप्राइज हो जाता है कि एक इंसान को बचाने की वजह से इतना बड़ा कमोशन हो गया। वो सोचता है कि क्या क्लासरूम का वाइब भी ऐसा ही होगा। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, सब उसकी तरफ पॉइंट करके डोर किकिंग इंसिडेंट की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है हिज मूव्स कल इनसेन थे। हमारा हीरो फिर उसे सिखाने की ऑफर देता है और लड़का एक्साइटेडली उसे मास्टर बुलाता है। सब एक्साइटमेंट के बीच एक ब्लॉन्ड किड अपना पेन डेस्क पर टैप करता है। अननॉय होकर कंप्लेन करता है कि वो बस एक छोटी सी फाइट थी और समझ नहीं आता कि हमारा हीरो इतना बड़ा सिर क्यों बन रहा है। गुस्से में वो बंदा एमसी की डेस्क पर हाथ पटकता है उसका अटेंशन लेने के लिए। हमारा हीरो फिर उसकी तरफ देखकर पूछता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे क्या चाहते हैं। यांग कहता है कि वो ही अकेला था जिसने इंग्लिश होमवर्क सबमिट नहीं किया। सार्कास्टिकली एमसी अपना होमवर्क निकालता है और कहता है कि शायद इससे वो स्पेशल बन जाता है। फिर वो असाइनमेंट यांग को ऑफर करता है। उसे आयरॉनिकली मास्टर बुलाता है, लेकिन एक क्विक मूव में क्लास रेप एमसी का होमवर्क टुकड़े टुकड़े करके चीर देता है। विक्टोरियस स्मर्क के साथ यांग कहता है कि अब वो असाइनमेंट काउंट ही नहीं करता। फिर वो हमारे हीरो को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी इंग्लिश होमवर्क लाउड पढ़कर सुनाए। पेपर के टुकड़े डेस्क पर स्कैटर्ड होते हैं और सब उसे देखते हैं। हमारा हीरो का दोस्त इरिटेट होकर पूछता है कि यांग ने उसका होमवर्क क्यों फाड़ दिया। तभी एक बड़ा ब्रूजर आता है और कहता है कि उसे 10 बार दोबारा लिखना चाहिए। बॉल्ड फ्रेंड बैक डाउन नहीं करता और पूछता है क्या वो फाइट ढूंढ रहे हैं। बड़ा गाय उसे शटअप करने को कहता है, उसे मंकी बुलाता है और डरा देता है। हमारा हीरो फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो दोबारा असाइनमेंट लिखेगा ताकि दोस्त काम हो जाए। लेकिन अपनी रेड आइज के साथ वो क्लास रेप को घूरता है और अपॉलॉजी डिमांड करता है। यांग हमारे हीरो की हिम्मत देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि उसे अपॉलोजाइज क्यों करना चाहिए।
एमसी जवाब देता है कि उसके घटिया एटीट्यूड की वजह से। स्पीचलेस होकर क्लास रेप फ्यूरियस हो जाता है। तब ब्रूजर उस पर जंप करता है, चिल्लाते हुए कि अपनी जुबान संभाले। लेकिन यंग हीरो इजीली उसका पंच डॉज कर लेता है और बड़ा गाय शॉक हो जाता है। गुस्से में अटैकर कंप्लेन करता है कि वो डॉजिंग में बहुत ही अच्छा है। इसी वक्त एक पिंक हेड गर्ल क्लासरूम के दरवाजे पर आती है, बिना फाइट के बारे में जाने। ब्रूजर चिल्लाता है कि इस बार वो बचकर नहीं जाएगा और लड़की डर जाती है। वो उस पर अटैक करने के लिए रश करता है, लेकिन लड़की सीधा उसके रास्ते में होती है। डेंजर देखकर एमसी का एक्सप्रेशन सीरियस और वरीड हो जाता है। वो तुरंत लड़की की तरफ डैश करता है और उसे पंच के रास्ते से खींच लेता है। फिर वो पूछता है क्या वो ठीक है, और लड़की कहती है कि कुछ खास नहीं हुआ। लड़की कहती है कि बस एक स्क्रैच है, लेकिन क्लियरली शेकन होती है। अपनी रेड आइज के साथ हमारा हीरो अटैकर्स को घूरता है और कहता है कि अब वो बहुत दूर चले गए हैं। वो फिर ब्रूजर की बैक पर जंप करता है और उसे आर्म लॉक में पकड़ लेता है। एक स्विफ्ट मूव के साथ एमसी बुली का आर्म थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। बड़ा गाय पेन में चिल्लाता है, अपना हाथ पकड़कर, और हमारा हीरो उसे कोल्डली घूरता है। ये देखकर क्लास रेप एक चेयर उठाता है और गुस्से में एमसी पर चार्ज करता है, लेकिन एमसी उतनी ही जल्दी रिएक्ट करता है। यांग रिएक्ट करने का चांस भी नहीं पाता और एमसी उसका गला पकड़ लेता है। हमारा हीरो उसे जोर से खींचकर विंडो के अगेंस्ट फेंक देता है। फिर वो अपना पंच पूरा फोर्स के साथ रेडी करता है, लेकिन पंच लैंड होने से पहले ही एक टीचर आता है और कंप्लेन करता है कि हमारे हीरो ने फाइट को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। वो अक्यूज करता है कि हीरो दूसरों को हिट करने का मजा ले रहा है। रेड हेड गर्ल एमसी को डिफेंड करने की कोशिश करती है, कहती है कि दूसरा लड़का शुरू करने वाला था, लेकिन टीचर उसे चुप रहने को बोलता है और एमसी को ऑर्डर देता है कि उसके ऑफिस चले। फिर उसे स्कूल के डीन ऑफ डिसिप्लिन के ऑफिस ले जाया जाता है। डीन उसे स्कोल्ड करता है डायरेक्टली यांग टाइनली के साथ फाइट करने के लिए। हमारा हीरो फिर पूछता है क्या उसे चुपचाप पिटाई खानी चाहिए थी, क्योंकि शुरू तो उसने किया था। डीन वार्न करता है कि यांग का फादर पावरफुल है और प्रिंसिपल भी उसे ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। वो कहता है कि यंग लोग हॉट हेडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी बस चुप रहना पड़ता है। फिर वो उसे भेज देता है और कहता है कि आगे बिहेव करे। बाहर आकर एमसी डीन के वर्ड्स चुप रहना पड़ता है रिफ्लेक्ट करता है। स्काई की तरफ देखते हुए वो कॉन्वर्सेशन पर पॉन्डर करता है। एमसी रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे वो पीस चाहता है, लेकिन ट्रबल हमेशा उसे ढूंढ ही लेता है। क्लासरूम में वापस आने पर उसके फ्रेंड्स एक्साइटेडली उसका वेलकम करते हैं। वो उसे हीरो बुलाते हैं और कहते हैं कि बुलीज के साथ उसने जो किया वो ऑसम था। उस वक्त रेड हेड गर्ल एक ड्रिंक लेकर आती है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है हेल्प करने के लिए और कहती है कि वो खुश है कि वो सेफ है। डोर के पास छुपकर द ब्रूजर प्योर रेज के साथ देखता है। वो गुस्से में वॉल पर पंच मार देता है। फ्यूरियस की एमसी ने फिर से स्पॉटलाइट छीन ली। बड़ा गाय फिर सजेस्ट करता है कि वो 10 लोग इकट्ठा करके स्कूल के बाद हमारे हीरो को जंप करें, लेकिन क्लास रेप कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। एडमिट करता है कि वो पहले थोड़ा ज्यादा इंपल्सिव हो गया था। वो क्लेम करता है कि सिर्फ इंफीरियर बीइंग्स ब्रूट फोर्स को एडमायर करते हैं, जिससे उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है। ब्लॉन्ड किड समझाता है कि दुनिया रूल्स से चलती है और जो इन्हें यूज करना जानते हैं वही रूल करते हैं। स्माइल के साथ वो कहता है कि वही लोग सब चीज के रूलर्स बनते हैं। उस वक्त ब्लॉन्ड किड अपना फोन निकालता है और एक आदमी को कॉल करता है जिसका नाम है अंकल एक्सायो। सुपीरियर एटीट्यूड के साथ वो कहता है कि उससे एक क्वेश्चन पूछना है। फिर वो पूछता है कि किसी को जूवी भेजने का बेस्ट तरीका क्या है। क्लासरूम में वापस हमारा लड़का देखता है कि उसका क्लासमेट उसके फाइटिंग मूव्स इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। वो एक बैटल क्राई छोड़ देता है और बीच रूम में अपने मूव्स प्रैक्टिस करता है। फिर वो अपने मास्टर से पूछता है कि उसके किक के बारे में क्या सोचता है।
लेकिन एमसी वार्न करता है कि ज्यादा ओवरडू मत करे। तभी एक और स्टूडेंट किसी को बुलाता है और उनका अटेंशन खींचता है। एमसी और उसका दोस्त क्लासरूम के डोर की तरफ देखते हैं। सरप्राइज्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड विजिटर, वो पर्पल हेड गर्ल आती है जिसे उसने सेव किया था और पूछती है कि क्या जंग शान इस क्लास में है। सब उसकी ब्यूटी देखकर स्टन हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि नए लड़के को स्कूल की नॉकआउट से चांस कैसे मिल गया। हमारे हीरो का दोस्त फिर उसे नच करता है और कहता है कि चल, ऑब्वियसली वो उसके लिए ही आई है। हॉलवे में लड़की बात उठाती है जो हुआ था और पूछती है कि क्या वो आज रात फ्री है। फिर वो उसे एक बिजनेस कार्ड देती है और एक्सप्लेन करती है कि उसके फादर पर्सनली उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कार्ड पर लिखा होता है लिन जनबंग ईस्टर्न थिएटर कमांड, एक स्पेसिफिक मिलिट्री यूनिट। नाम पढ़ते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि वो उस आदमी को तुरंत पहचान लेता है। अपनी मेमोरीज में उसे याद आता है कि वो सबसे यंग पर्सन था जो कभी मेजर जनरल बना था। प्रेजेंट में वापस आकर वो कार्ड ले लेता है और कहता है कि ट्रैश को निकालना तो बस उसका ड्यूटी था। फाइनली वो कहता है कि कमांडर को बोल देना कि इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। क्लास 15 में वापस आते ही हमारा हीरो रूम में एंटर करता है और सीधा अपनी सीट की तरफ चला जाता है। तब उसका दोस्त पूछता है कि लीशी क्या चाहती थी एंड ही जोक करता है कि उसका डैड चाहता है कि वो दोनों शादी कर ले। लेकिन यांग तीनी तुरंत इंटरप्ट करती है, बोलती है प्रिंसिपल तुम्हें अभी अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिर एक स्लाई ग्रिन फ्लैश करता है, खुश कि उसका प्लान काम कर रहा है। प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते ही हमारा यंग मैन फौरन ही एक फ्यूमिंग इंसान से मिलता है। ओल्डर मैन चिल्लाता है कि अगर हा चोंग रिकवर नहीं करता तो उसके जिम्मेदार ये लड़का होगा। लेकिन एमसी रिपोर्ट पर ग्लांस करता है और एक स्मर्क के साथ नोटिस करता है कि इंक अभी भी बेयरली ड्राई है। अननोड होकर प्रिंसिपल अपना हाथ डेस्क पर स्लैम करता है और क्वेश्चन करता है कि क्या वो हॉस्पिटल के रिपोर्ट पर डाउट कर रहा है। हमारा गाय सोचता है कि उसने तो ब्रूट के हेड को टच भी नहीं किया था। ये सब सिर्फ यंग के ट्रिक्स है। मैन फिर चिल्लाता है कि कुछ बोलो क्योंकि रिपोर्ट तो सामने रखा है। एक इंटिमिडेटिंग ग्लेयर के साथ यंग मैन लीन इन करता है और सजेस्ट करता है कि हॉस्पिटल का एक छोटा सा विजिट करते हैं। वो प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर वार्न करता है कि इन्वॉल्व्ड न हो और क्वेश्चन करता है कि यांग का फादर आखिर कितना पावरफुल है। प्रिंसिपल शॉक हो जाता है और उस लड़के की तरफ पॉइंट करता है, वंडर करता है कि ये इतना शार्प कैसे है। उस मोमेंट ऑफिस का डोर जोर से ओपन होता है, उनकी कॉन्वर्जेशन को इंटरप्ट करते हुए। पुलिस ऑफिसर्स एंटर करते हैं और हमारे हीरो को एक इंटेंशनल असॉल्ट के सस्पेक्ट के रूप में ले जाते हैं। जब वो फेक कॉप्स के साथ ले जाया जा रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट यांग टाइनली को एक विक्टोरियस स्मर्क के साथ देखता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उससे टॉन्ट करता है, पूछता है कि क्या वो सच में ये फाइट अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हमारा यंग मैन सिर्फ स्माइल करता है और बोलता है कि इतना जल्दी खुश मत हो, शो अभी शुरू हुआ है। इंटेरोगेशन रूम में एक आदमी चिल्लाता है कि हाँ, चोंग के 3 फ्रैक्चर्ड रिब्स है। फिर वो मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर फेंकता है और डिमांड करता है कि हमारा यंग हीरो क्राइम कॉन्फेस करे। फेक कॉप फिर चरेड कंटिन्यू करता है और पूछता है कि उसने अपने क्लासमेट पर इतना वायलेंट अटैक क्यों किया। लेकिन एमसी सजेस्ट करता है कि वो लोगहा चोंग के फोन पर ट्रांसफर रिकॉर्ड्स चेक करें। एक स्टीली गेज के साथ वो वार्न करता है कि जब तक उसका लॉयर नहीं आता तब तक वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, लड़का पूछता है कि क्या सर्वेलेंस कैमरा ऑन है क्योंकि उनके पास तो वारंट भी नहीं है। फिर वो उनकी प्रोसीजरल एरर्स पॉइंट आउट करता है और उनके इंटेरोगेशन मेथड्स को एमेट्योरिश बुलाता है। द मेन स्टन हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये किड इतना पुलिस प्रोसीजर्स के बारे में कैसे जानता है। तब हमारा यंग मैन डिमांड करता है कि उनका सुपीरियर बुलाया जाए, कोई ऐसा जो रूल्स जानता हो। उसी वक्त पुलिस चीफ डोंगली रूम में एंटर करता है और फेक कॉप्स उसे ग्रीट करते हैं। चीफ यंग मैन को कहता है कि रूल्स हर किसी पर अप्लाई नहीं होते। फिर वो एक कॉन्फेशन उसकी तरफ स्लाइड करता है
और कहता है कि साइन कर दे, क्योंकि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। पुलिस चीफ ऑफर करता है कि वो उसकी सेंटेंस 3 साल कम कर देगा, लेकिन यंग मैन साइलेंट रहता है। स्मर के साथ वो कहता है कि लगता है वो यांग टियान के फादर को खुश करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। फिर गैस करता है कि ये बंदा बस एक डेप्यूटी चीफ है जो डेस्परेटली कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एमसी वार्न करता है कि जो लोग गंदे तरीके से ऊपर चढ़ते हैं वो हमेशा हार्ड फॉल के लिए डेस्टिन होते हैं। फ्यूरियस होकर मैन चिल्लाता है कि अपना मुंह तुरंत बंद करे। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और थ्रेटन करता है कि अभी एक्शन लेगा। लेकिन एक गून अंदर आता है और अनाउंस करता है कि चीफ के पास कमांड हेडक्वार्टर्स का कॉल आया है। ये सुनते ही मैन पेल पड़ जाता है और एमसी को छोड़ देता है, शॉक्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड कॉल। हमारा हीरो फिर कहता है कि जाओ, कॉल आंसर करो, मैं वेट कर सकता हूं। डेप्यूटी चीफ सोचता है कि कमांड अभी क्यों कॉल कर रहा है और उसे शक होता है कि इसका कनेक्शन लड़के से है। जैसे ही वो फोन लेने जाता है, एमसी टॉन्ट करता है कि क्या तुम्हें कॉल आंसर नहीं करना। फोन के दूसरे एंड पर एक वॉइस ऑर्डर देती है कि लड़के को तुरंत रिलीज करो। ये एक ऑर्डर है। करप्ट कॉप आर्ग्यू करने की कोशिश करता है प्रोसीजर्स के बारे में, लेकिन क्लियरली टेरिफाइड होता है। उस वक्त डोर किक हो जाता है और 2 सोल्जर्स इंटेरोगेशन रूम में स्टॉर्म करते हैं। ऑफिसर आइजनशैन अंदर आता है, ब्यूरोक्रेट्स पर कंप्लेन करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है एज लिन का सबऑर्डिनेट। फ्राइटन डेप्यूटी चीफ कहता है कि ऐसे अंदर घुसना प्रोसीजर के खिलाफ है। ऑफिसर अननॉड होकर कहता है कि ये बंदा बस प्रोसीजर की ही बात करता रहता है। फिर वो डायरेक्टली एक गन करप्ट कॉप के फेस पर पॉइंट करता है और कहता है कि इशू यही इंटेरोगेशन रूम के अंदर सॉल्व होगा। डेप्यूटी चीफ सिचुएशन स्मूथ करने की कोशिश करता है, कहता है कि एमसी ठीक है और कुछ हुआ नहीं। लेकिन सोल्जर गुस्से से घूरता है और पूछता है कि उन्होंने लिन फैमिली के मेंबर को क्यों अरेस्ट किया, और बंदा स्टटर करने लगता है। यंग हीरो स्माइल के साथ सोचता है कि थोड़ा लेट आए, लेकिन टाइम पर आ गए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने अपना बिजनेस कार्ड अपने फ्रेंड को दिया था क्लास में और बोला था कि अगर वो वापस न आए तो उस नंबर पर कॉल करना। प्रेजेंट में वो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर वो कॉशियस न होता तो यांग टियान ईजिली उस पर हावी हो जाता। ऑफिसर पेपरवर्क निकालता है और करप्ट कॉप को ऑर्डर देता है साइन करने के लिए, ताकि लड़का रिलीज हो जाए। साइन करते वक्त मैन सोचता है कि सोल्जर एक ल्यूनाटिक है जो पुलिस स्टेशन में गन ले आया। पेपर्स हैंडओवर होते हैं और वो सोचता है कि यांग फैमिली ने गलत लोग यानी पावरफुल लिन फैमिली से पंगा ले लिया। कॉप समझता है कि मिलिट्री बैकिंग के साथ ये यंग मैन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। कार में प्रोटैगनिस्ट ऑफिसर से पूछता है कि गन निकालना क्या डिसिप्लिन का वायलेशन नहीं था। ऑफिसर बताता है कि गन लोडेड ही नहीं था और कहता है कि कोई नहीं जानने वाला। फिर वो यंग मैन की तरफ मुड़कर कहता है कि कमांडर की बेटी को सेव करने के लिए थैंक्स। एमसी उसका हाथ शेक करता है और कहता है कि अंकल लिन ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी, अब दोनों बराबर हैं। सोल्जर फिर मेंशन करता है कि उसने सुना है लड़का स्किल्ड है और वो खुद देखना चाहता है। हैंडशेक टाइट हो जाता है और ऑफिसर क्लियरली उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने लगता है। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि बंदा वही उसके स्किल्स टेस्ट कर रहा है। सडनली ऑफिसर एक क्विक पंच थ्रो करता है और कहता है कि ये बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन एमसी ईजिली डॉज कर लेता है और सोल्जर उसकी रिफ्लेक्सेस की तारीफ करता है। फिर एमसी भी अटैक करता है और ऑफिसर नैरोली डॉज करता है, हंसकर सिचुएशन एंजॉय करता है। फाइट कार के बैक सीट में कंटिन्यू होती है एंड द ड्राइवर टेंस हो जाता है रियर व्यू मिरर में सीन देखते हुए। सडनली ड्राइवर आगे देखता है वाइड आइज के साथ और एक प्रॉब्लम स्पॉट करता है। वो वार्न करता है कि आगे एक मिलिट्री पेट्रोल है और दोनों ब्रॉलर्स तुरंत रुक जाते हैं। कार स्मूथली पेट्रोल के पास से पास हो जाती है जब सोल्जर स्टीयरिंग व्हील पे गार्ड को नॉट देता है। ऑफिसर रिलीव्ड फील करता है कि वो पकड़े नहीं गए, लेकिन फिर याद आता है कि रिपोर्ट फाइल करने वाला तो वो खुद ही नहीं।
फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, एक प्लेन लुकिंग बिल्डिंग के सामने रुकते हुए। ऑफिसर उसे अंदर गाइड करता है और कहता है कि कमांडर ऊपर वेट कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा यंग मैन सीधे स्टेयर्स की तरफ चलता है लिंडजी के फादर से मिलने। बाहर ऑफिसर अपने शोल्डर के पेन और एमसी के इनसेन कॉम्बैट स्किल्स के बारे में कंप्लेन करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कामली स्टेप्स चढ़ते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। रूम में एंटर करते ही वो देखता है कि लियंशी का फादर अपनी बैक टर्न करके खड़ा है। वो उसे ग्रीट करता है, उसे अंकल लिन बुलाता है। मैन टर्न होता है और इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि फाइनली उसे पर्सनली मिलने का मौका मिला। कमांडर फिर एक कप चाय ऑफर करता है ग्रैटिट्यूड के साइन के रूप में। टेबल पर बैठकर एमसी थैंक्स करता है, लेकिन सोल्जर कहता है कि एक्चुअली उसे ही थैंक करना चाहिए। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कमांडर कहता है कि अगर वो न होता तो उसकी ओनली डॉटर खो जाती। हमारा यंग मैन स्माइल करता है और रिप्लाई देता है कि जस्टिस अपहोल्ड करना हर सिटीजन का ड्यूटी होता है। कमांडर उसके करेज से इंप्रेस हो जाता है और उसके नोबल एटीट्यूड की तारीफ करता है। फिर वो एक फोल्डर टेबल पर रखता है जिसमें टॉप सीक्रेट लिखा होता है और एमसी से कहता है कि इसे देख ले। जब एमसी डॉक्यूमेंट रीड करता है, सोल्जर रिमार्क करता है कि डेप्यूटी चीफ यांग काफी बोल्ड होते जा रहे हैं। फोल्डर के अंदर यांग और उसके फादर की पिक्चर्स होती है। मैन ट्रीज के प्रूनिंग के बारे में बात करता है और कंक्लूड करता है कि एक ट्री को रेगुलर प्रून करना पड़ता है, इनडायरेक्टली यांग्स के खिलाफ एक्शन सजेस्ट करते हुए। कमांडर कहता है कि यंग मैन के साथ गलत हुआ, लेकिन यांग डुओ अब ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं। एमसी तुरंत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपनी पास्ट लाइफ से रिकॉल करता है। उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में इसी वक्त के आसपास यांग टाइनली के फादर अरेस्ट हुए थे। तब 6 मिलियन का ब्राइब मनी डिसअपियर हो गया था, जो सिर्फ 2024 में रिकवर हुआ। प्रेजेंट में सोल्जर पूछता है कि वो अभी किस बारे में सोच रहा है। हमारा हीरो कनिंग स्माइल करता है, रिवेंज का प्लान ऑलरेडी फॉर्म करते हुए। फिर वो पूछता है, अगर डेप्यूटी चीफ यांग के घर में सडनली रॉबरी हो जाए तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।